हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। भारत भूगोल चल रहा था। भारत भूगोल में कल हम देखे थे, मतलब लास्ट वीडियो में हमने देखा था भारतीय कृषि, जिसमें हमने भारतीय कृषि का महत्व देखा, फिर भारतीय कृषि की विशेषताएं देखी, फिर भारतीय कृषि के प्रकार जो कि 9 प्रकार से हमने बताए थे। ठीक है, तो ये सब हमने देखा था। तो 9 प्रकार जो थे उनको बारे में हमने बता रखा है, तो उसे आप लोग उम्मीद है कि अच्छे से ही सुने होंगे और समझे भी होंगे उसे, कि आर्द्र कृषि है, शुष्क है, सिंचित है, जीवन निर्वाह, वाणिज्यिक रोपण, ऐसे 9 प्रकार की कृषि के बारे में जो हम बताए। उनके अलग अलग मायने हैं, तो उनके मायने क्या क्या हैं, ठीक है। फिर लास्ट में हम गहन और विस्तृत कृषि के बारे में बताए थे। कल हम एक प्रश्न पूछे थे कि बबली प्रोजेक्ट के बारे में, तो हमें लगता है आप लोग, हो सकता है कि टाइम ना रहा हो इसलिए नहीं बता पाए आप लोग। तो बबली प्रोजेक्ट जो है, हमने पूछा था किस नदी पे है, तो नदी का नाम है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी है। और फिर पूछा था हमने विवाद है किसी राज्य के बीच में, तो राज्य का नाम है, एक तो है महाराष्ट्र और दूसरा है तेलंगाना के बीच में। ठीक है, तेलंगाना, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में विवादित है। ठीक है, तो बबली प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र तेलंगाना का विवाद है इस पे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो है खाद्यान्न फसलों के ऊपर कृषि। चलिए, तो कृषि देखने के बाद हमें फसल देखना भी जरूरी, क्योंकि फसलों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो फसल के बारे में देखेंगे। खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलें इसमें ये 3 प्रकार से है। एक तो रबी, फिर है खरीफ, फिर है जायद, है ना, जायद है ना। तो रबी तो गेहूं वाली है, ये धान वाली है, ये आपकी गर्मी में जो खरबूजा तरबूजा टाइप के उगते हैं। ठीक है ना, इसमें ये है जून जुलाई वाली फसल। कल हम हरित क्रांति जब पढ़ा रहे थे, तो एक चीज हम बताए थे कि 20 जुलाई 2000 सन 2000 को नई राष्ट्रीय कृषि नीति लागू की गई थी। तो उसके बारे में अगर प्रश्न ये भी आ जाए कि खरीफ 2000, खरीफ फसल 2000, तो उत्तर में वो भी सही रहेगा। ठीक है, तो खरीफ की फसल जुलाई में ही रहती है। तो ध्यान रखना, नई राष्ट्रीय कृषि नीति जो 2000 की थी वो कब लागू हुई थी, तो खरीफ की फसल के दौरान। ठीक है, जिस समय इंद्रधनुषी क्रांति की शुरुआत की गई थी, है ना, इंद्रधनुषी क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले रबी की फसल देखते हैं। रबी, है ना, अब रबी की फसल देखें तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें, हमने कल जो कृषि के प्रकार बताए थे, 9 प्रकार बताए थे, तो उसमें ये बताया था कि भौगोलिक स्थिति, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, है ना, तो भारत का विशाल आकार भी है, तो उसके आधार पे कृषि के हमने प्रकार बताए 9। सेम कंडीशन आज भी है कि फसलें जो रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, ऐसे होता है। तो इसमें क्या है कि विभिन्न भागों में पारिस्थितिकी अंतर के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के फसल चक्र अपनाए जाते हैं भारत में। ठीक है, ये भारत की स्थिति है। तो भारत में 3 शस्य ऋतुएं होती हैं। हमने कल बताया 20 पारिस्थितिक क्षेत्र भारत में, है ना, और इसके भी 60 उप क्षेत्र हैं। ये ध्यान रखना, 60 उप क्षेत्र हैं, 60 उप पारिस्थितिक क्षेत्र हैं और 20 पारिस्थितिक क्षेत्र। ठीक है, यूपी में भी 20 ही है ना, और 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो भारत, उत्तर प्रदेश में कितना, 9 है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, ये हमने कल बताया था कल की वीडियो में। अगर पिछली वीडियो नहीं देखें तो उसको जरूर देखिए ध्यान से, कई सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी आपको। ठीक है, तो रबी की फसल देखते हैं। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, मार्च अप्रैल में काट लेते हैं, है ना, रबी की फसल
अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक चलती है। इसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, इस तरीके से। इसमें क्या है कि जो पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ हमने बताया था जलवायु वाले पार्ट में, है ना। तो पश्चिमी विक्षोभों से जो होने वाली वर्षा होती है वो होती इसके लिए लाभदायक। किसके लिए? रबी की फसल के लिए लाभदायक होती पश्चिमी विक्षोभों से, या शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली जो वर्षा होती है वो लाभदायक होती है। ठीक है। फिर आती है खरीफ की फसल, जिसको जून जुलाई में बोते हैं, अक्टूबर में नवंबर में काटते हैं। फिर जायद की फसल अप्रैल से जून के बीच में चलती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करेंगे गेहूं की। तो गेहूं सबसे पहले, तो गेहूं जो है भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तो दूसरी सबसे बड़ी अगर गेहूं है, सबसे बड़ा कौन सा है? धान है। धान के क्षेत्र के हिसाब से हमने बताया था कल, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और उत्पादन के हिसाब से देखा जाएगा तो आपका पंजाब, पश्चिम बंगाल आएगा। लेकिन उत्पादकता अगर देखी जाएगी तो कौन आएगा? पंजाब में। ठीक है। तो भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है कौन? गेहूं। इसके लिए तापमान की जो जरूरत होती है वो है 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, 80 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। इसकी कुछ किस्में हैं, तो प्रमुख किस्मों में देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ये प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की प्रजाति है, कौन सी धान की प्रजाति है, कौन सी धान की प्रजाति नहीं है। इनमें से कौन कौन सी फसलें धान की प्रजाति से संबंधित है, धान की वैरायटी से संबंधित है। इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो सोनालिका है, अर्जुन है, कुंदन है, अमर है, भवानी। सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देश रत्न, कथन, है ना, कंचन है। ठीक है। कंचन है, फिर गोमती है, राज 3077, पूसा, सिंधु, गंगा है। उसके बाद आपका है एक, क्या नाम है इसका? यूपी 308। देशत, कंचन, गोमती, राज 3077, पूजा, सिंधु, गंगा, यूपी 308। ये हैं गेहूं की किस्में। ठीक है। अब ये गेहूं की किस्में हैं। अब गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की बौनी प्रजातियों का विकास किया गया है। तो प्रश्न हो सकता है कि गेहूं की बौनी प्रजातियों का विकास निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से किया गया? तो याद होना चाहिए गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। ठीक है। अब बौनी प्रजातियां कौन कौन सी हैं ये देखनी है। तो बौनी प्रजातियां हैं लरमा रोजो 64A, सोनोरा 63, सोनोरा 64, मेयो 64, S 227। मेयो 64, सोनोरा 63, सोनोरा 64, लरमा रोजो 64 है, और S 227। ये क्या है? गेहूं की बौनी प्रजातियां हैं। ठीक है ना। तो गेहूं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बौनी प्रजातियों का विकास किया गया है। लरमा रोजो 64 है, सोनोरा 63, सोनोरा 64, मेयो 64 और S 227। ये गेहूं की बौनी प्रजातियां हैं। एक प्रजाति है गेहूं की नॉरिन 10, है ना। नॉरिन 10 भी गेहूं की ही बौनी प्रजाति है। ये भी ध्यान रखना, ये प्रश्न आ चुका है पहले कि गेहूं की निम्नलिखित में से कौन सी एक बौनी प्रजाति है? तो नॉरिन 10 बौनी प्रजाति है। ठीक। मैक्रोनी गेहूं, मैक्रोनी गेहूं भी कोई है। तो ये असिंचित परिस्थितियों या फिर सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त होती है। असिंचित परिस्थितियों या सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है मैक्रोनी गेहूं की प्रजाति। ठीक है। तो ये भी याद होना चाहिए, मैक्रोनी गेहूं की प्रजाति असिंचित परिस्थितियों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। ठीक है ना। तो असिंचित परिस्थिति या फिर सूखा प्रभावित क्षेत्र में। चलिए आगे देखते हैं। अब गेहूं के कुछ रोग भी हैं। गेहूं के रोग हैं, पहले अभी कुछ प्रजातियां और बची हैं। देखिए जैसे ट्रिटिकल, ट्रिटिकल यहाँ पे है, ये ट्रिटिकल भी दे रखे हैं। अच्छा, गेहूं बताया तो सबसे ज़्यादा उत्पादन भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, है ना।
सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात हो रही है, उत्पादकता की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सबसे ज़्यादा उत्पादन बता रहे थे, ठीक है। अच्छा, रस्ट जो है वो गेहूं की फसल का रोग है। रस्ट, रस्ट को किट भी बोलते हैं, किट, हिंदी में किट बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं रस्ट, हिंदी में बोलते हैं किट, ठीक है। तो ये गेहूं की फसल का रोग है, ये 3 प्रकार से होता है। एक है पीला, येलो रस्ट, भूरा किट ब्राउन रस्ट, काला किट ब्लैक रस्ट, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। एक है करनाल बंट। करनाल बंट क्या है भाई? गेहूं का कवक जनित रोग, ये प्रश्न आ चुका है पहले। तो करनाल बंट गेहूं का कवक जनित रोग है, ये टिटेलिया इंडिका नामक कवक से होता है। टिटेलिया इंडिका, ध्यान रखना, टिटेलिया ऐसे लिखते हैं, टी टिटेलिया, है ना, टिटेलिया इंडिका। तो टिटेलिया इंडिका जो है टिटेलिया इंडिका नामक कवक से गेहूं का करनाल बंट नामक कवक जनित रोग होता है, ठीक है। ये भी चीज आगे देखते हैं। आगे है ट्रिटिकल। ट्रिटिकल क्या है? गेहूं और राई के मध्य संकर का प्रतिरूप, प्रतिफल है। गेहूं और राई के बीच संकर का प्रतिफल है आपका ट्रिटिकल, ठीक है। सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है, फिर होता है मध्य प्रदेश, फिर होता है पंजाब, फिर हरियाणा में होता है। सब गेहूं की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था की बात अगर करें तो ये ताज निकलने की अवस्था होती है, ठीक है। ताज, गेहूं की ताज निकलने की जो अवस्था होती है वही होती है सिंचाई की क्रांतिक अवस्था मानी जाती है, ठीक। चलिए अब आते हैं हम। अच्छा, एक फैक्ट है, टिटेलिया इंडिका के बारे में हमने बताया था। तो टिटेलिया इंडिका जो है करनाल बंट कवक जनित रोग का वाहक है। इसको सबसे पहले 1931 में इसकी पहचान की गई थी, है ना। पहली बार इसकी पहचान 1931 में की गई, 1931, ठीक है। चलिए आगे है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल मानसून के आगमन से लेके अक्टूबर नवंबर तक, मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसमें धान, ज्वार, बाजरा, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तेल, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब कौन सी फसलें? खरीफ की फसलें, ठीक है। अब चावल की अगर हम बात करें तो हमने ऊपर बताया था चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है, दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल आपकी गेहूं थी। तो चावल जो है उष्ण कटिबंधीय फसल है, ध्यान रखना। चावल कैसा है? उष्ण कटिबंधीय फसल है। 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा चाहिए, 24 डिग्री तापमान। 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए होती है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है इसका, ठीक है। इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करें तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है। और सबसे ज्यादा क्षेत्र की बात करें, हमने बताया था कल ही, उत्तर प्रदेश सबसे आगे, फिर पश्चिम बंगाल आएगा, फिर आएगा उड़ीसा। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन की अगर हम बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है। सर्वाधिक क्षेत्र, सर्वाधिक उत्पादन और सबसे ज्यादा उत्पादकता में अगर देखा जाए तो पंजाब सबसे आगे है, ठीक है। ये चीज आपको पता हुई। अच्छा, चावल का कटोरा किसको बोलते हैं? ये प्रश्न आ चुका है। चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा को बोलते हैं चावल का कटोरा, जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, है ना। इतनी चीजें हुई। अब इसके हम किस्मों के बारे में देखते हैं, किस्में कौन कौन सी हैं इसकी। किस्में देखिए, जमुना है, वरुणा है, जया है, कांची है, जगन्नाथ, कृष्ण, कावेरी है, हंसा है, विजया, पद्मा है, अन्नपूर्णा है और बाला रत्ना, ठीक है ना। तो जमुना करुणा है ना, जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्ण, कृष्ण, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला, रत्ना, ठीक है। ये सारी धान की किस्में हैं, ठीक है। एक है पूसा सुगंधा है। पूसा सुगंधा क्या है? सुगंधित किस्म है ये धान की, ठीक है ना। तो पूसा सुगंधा किसकी है? सुगंधित धान की किस्म है, ठीक है। चलिए
आगे भी है पूसा RH10, पूसा RH10 जो है बासमती की चावल की संकर किस्म है, ठीक है। तो पूसा RH10 बासमती चावल की संकर किस्म है। हम बात करेंगे अमन धान, जो प्रश्न में आ चुका है पहले। यह जून जुलाई में बोया जाता है, हमेशा याद रखना, नवंबर दिसंबर में काटे जाएगा। तो अमन धान की बुआई होती है जून जुलाई में, इसको काटा जाता है नवंबर और दिसंबर में। तो अमन धान जून जुलाई में बोया जाता है, नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। ये चीज भी याद होनी चाहिए। चलिए अब है PHB 71 गंगा सुरुचि KRH2 सह्याद्री 4 धान की संकर किस्में हैं। कौन कौन सी? PH71 गंगा सुरुचि KRH2 और सह्याद्री 4 धान की संकर किस्म है। अब धान की संकर किस्म ये हैं, तो इसके अलावा भी और है PHB 71 गंगा सुरुचि KRH2 सह्याद्री 4। तो ये सब क्या है? संकर किस्में हैं धान की। लेकिन कुछ और भी हैं, उनके नाम है बारानी दीप, संकर किस्म में ही आएगी बारानी दीप, बारानी दीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शंकर, ठीक है। नरेंद्र शंकर हो गया, नरेंद्र शुष्का सम्राट नाम से है, समझ में आ रहा है कौन सा होगा, है ना। फिर लालमती धान, ये सब क्या है? बारानी दीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्का सम्राट, लालमती धान की ही अन्य किस्में हैं, ठीक है। अब धान के लिए प्रयुक्त जो जैव उर्वरक होते हैं, प्रमुख रूप से जैव उर्वरक जो होते हैं, उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोस्पिरिलियम, फॉस्फोबैक्टीरिया, एजोला चावल के लिए जैव उर्वरक है। ब्लू ग्रीन एल्गी, हर सवाल ये प्रश्न आ चुका है यूपीएससी में। एजोस्पिरिलियम, फॉस्फोबैक्टीरिया और एजोला धान के मतलब चावल की खेती के लिए जैव उर्वरक होते हैं, ठीक है। ये भी चीज पता होना चाहिए। हम बताए थे ना कल, चावल के आधे से अधिक उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, ये सब इसमें आते हैं। अच्छा, संकर किस्म का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो वो उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि ये भी एक फैक्ट है जो ध्यान रखने लायक है, ठीक है। चलिए, तो चावल का जो संकर किस्म की सबसे ज्यादा क्या है, संकर किस्म का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में मिलता है, ठीक है। अब हम देखेंगे नकदी फसलें। तो नकदी फसलें क्या है भाई? नकदी फसलें, इसमें देखिए सबसे पहले तो कपास की बात करेंगे हम। कपास में ये मालवेसी कुल का पौधा है, ठीक है, ध्यान रखना। किस कुल का पौधा? कपास जो है निम्नलिखित में से किस कुल का पौधा? तो याद होना चाहिए मालवेसी कुल का है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, यह भारत में दूसरी प्रमुख मुद्रादायी फसल है, दूसरी प्रमुख, है ना, मुद्रादायी फसल है ये, ठीक है ना। तो ये भी बताना चाहिए। इसकी दो किस्में हैं, कौन कौन सी? एक तो है देशज और दूसरी है अमेरिकन, है ना। एक देशज है, एक दूसरी है अमेरिकन। अब भारत का तो देशज पौधा है, जो देशज वाली प्रजाति भारत में होती है, ठीक है। अब कपास के बारे में अगर बात करें तो इसका संबंध कैसे हम बता सकते हैं कि ये प्राचीन काल से ही इसका संबंध मिलता है? तो हमें पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है ना। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख किया गया है, किसका? कपास का, ठीक है। कपास का ऋग्वेद में उल्लेख है, मनुस्मृति में भी उल्लेख किया गया है। और एक चीज और ध्यान रखना कि भारत ऐसा देश है एकमात्र जिसने संकर किस्म विकसित किया है। किसके लिए? कपास के, ठीक है। कपास के संकर किस्म विकसित करने वाला भारत विश्व का पहला देश था, ठीक। इसके लिए देखिए काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, और भारत की दूसरी प्रमुख मुद्रादायी फसल यहाँ पे देखिए लिखा गया,
ठीक ना। तापमान कितना चाहिए, 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर से डिग्री सेंटीग्रेड। 200 दिन पाला ओला रहित अवधि चाहिए, स्वच्छ आकाश होना चाहिए, तेज चमकदार धूप चाहिए, 75-100 सेंटीमीटर वर्षा भी चाहिए होगी। तो 200 दिन पाला ओला रहित अवधि चाहिए, स्वच्छ आकाश, तेज चमकदार धूप और 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब इसके बारे में क्षेत्र के लिहाज से देखें तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पश्चिमी भारत की प्रमुख फसल है ये। मुख्य रूप से तो यही है कि उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र और पश्चिमी भारत की प्रमुख फसल है। ठीक है ना। चलिए इसका उत्पादन के बारे में देखते हैं। उत्पादन के हिसाब से तो इसमें उत्पादन में गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश। गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये उत्पादन के हिसाब से। ठीक है। शाजापुर और उज्जैन, ये प्रश्न आ चुका है मध्य प्रदेश पीसीएस में कि सफेद सोने का क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो शाजापुर उज्जैन को कहा जाता है। ठीक है। एमपी पीसीएस में आया हुआ प्रश्न। कपास के रेशे कहाँ से मिलते हैं, कपास के जो रेशे होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, वो मिलते हैं कपास के बीज से। कपास के बीज से ही मिलते हैं ना, आपने देखा होगा गांव में, है ना। तो वही है, कपास के रेशे जो हैं कपास के बीज से प्राप्त होते हैं। ठीक। तो 75-100 सेंटीमीटर वर्षा, 25 से 35 तापमान, 200 दिन पाला ओला रहित अवधि, स्वच्छ आकाश, तेज चमकदार धूप और 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है कपास को। ठीक है। काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और क्षेत्र की बात करें तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और पश्चिमी भारत में होता है। अगली फसल का नाम है गन्ना। तो गन्ना क्या भाई, गन्ना जो है उष्ण और उपोष्ण दोनों है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है और ये ग्रैमिनी कुल का पौधा है। ग्रैमिनी लिखा है, ये ग्रैमिनी है ना, इस तरीके से लिखा गया है। ग्रैमिनी कुल का पौधा है कौन, गन्ना। ठीक है। चलिए ग्रैमिनी कुल का पौधा हो गया। तापमान कितना चाहिए भाई, 20 से 26 डिग्री तापमान चाहिए, 150 सेंटीमीटर इसको वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 150 सेंटीमीटर वर्षा भी चाहिए होती है। 20 से 26 सेंटीमीटर तापमान चाहिए, 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा भूमि की बात करें तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा भूमि है। ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा भूमि गन्ने के लिहाज से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र, हमने कल बताया था कि बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है इसको। तो गन्ना, जूट, इस तरीके की फसलों के बारे में हमने आर्द्र वाले क्षेत्र में बताया था। ठीक है। तो शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र गन्ना का है। उत्पादक राज्य की अगर हम बात करें, उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, फिर आएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर तमिलनाडु इसमें आएंगे। ठीक। आगे गन्ने की खेती में सुधार के लिए क्या किया भारत सरकार ने, 2009 में धारणीय गन्ना पहल या सतत गन्ना पहल की शुरुआत की है। तो भारत सरकार ने गन्ने की खेती में सुधार के लिए 2009 में सतत गन्ना पहल या फिर धारणीय गन्ना पहल की शुरुआत की है। ठीक है। दो संस्थाएं हैं इसमें जुड़ी हुई, इक्रिसेट और आपका WWF। इक्रिसेट और WWF, इन दो संस्थाओं ने मिलके ये वाला काम किया है। ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे, और भी है सतत गन्ना पहल में क्या क्या आएगा। देखिए गन्ने खेती के लिए में सुधार के लिए 2009 में किए गए धारणीय गन्ना उपक्रमण भी कहते हैं इसको। ठीक है। ये धारणीय गन्ना पहल, सतत गन्ना पहल तो कहते ही हैं, साथ में एक नाम और है इसका, धारणीय गन्ना उपक्रमण भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, इसके तहत ये बात हुई कि गन्ने जो प्रारंभिक
पद्धति की तुलना थी, प्रारंभिक पद्धति जो गन्ने की हुआ करती थी, उसकी अपेक्षा इस समय ये आपका 2009 में लागू किया गया, इसके तहत अगर खेती की जाएगी तो उसकी तुलना में बीज की लागत कम हो जाएगी। कम नहीं, बहुत कम आएगी। ठीक है। दूसरी चीज और बोला गया है कि इसमें च्यवन मतलब ड्रिप सिंचाई, सतत गन्ना पहल के ही ये सब घटक हैं। तो इसमें बीज की लागत बहुत कम होगी, च्यवन या ड्रिप सिंचाई का प्रभावशाली प्रयोग होगा। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में अंतराशस्यन की ज्यादा गुंजाइश होगी, है ना। अंतर फसली के बारे में कल हमने बताया था आपको। ठीक है। फिर कार्बनिक अकार्बनिक रसायनों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए, तो ये हो गया कि कार्बनिक अकार्बनिक रसायन का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब हम अगर गन्ना प्रजनन की बात करते हैं, गन्ना प्रजनन केंद्र जो है कोयम्बटूर में 1912 में स्थापित किया गया था। गन्ना प्रजनन केंद्र 1912 में कोयम्बटूर में स्थापित हुआ और ये 1912 में तो बन गया था गन्ना प्रजनन केंद्र, लेकिन इसको ICAR का भाग बनाया गया है 1 अप्रैल 1969। तो ये प्रश्न याद रखना है, ठीक है, कि ICAR का भाग बना है 1 अप्रैल 1969 से, 1969 से। ठीक है। चलिए, फिर आगे है अर्धसाली फसल की खेती कहाँ? महाराष्ट्र में होती है, वो भी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। 18 महीने की फसल है। तो अर्धसाली फसल किस से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए, गन्ने से संबंधित है। महाराष्ट्र बोया जाता है, 18 महीने की एक फसल होती है। तो भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी माना जाता है ना। सबसे बड़ा उपभोक्ता विश्व में भारत है चीनी का। अब पहले चीनी मिल की अगर हम बात करें, गन्ना तो पढ़ लिए, तो इसमें चीनी मिल की बात होनी चाहिए। तो पहली चीनी मिल लगाई कहाँ? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला, जगह है प्रतापपुर में, 1903 में। 1903 में देवरिया जिले के उत्तर प्रदेश में प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। ठीक है, 1903 में, है ना। फिर शक्कर का प्याला किसको बोलते हैं? शक्कर का प्याला बोलते हैं उत्तर प्रदेश को। ठीक है, ये भी हो गया। अब दक्षिण भारत में अनुकूल जलवायु, देखिए दक्षिण भारत में क्या हुआ कि गन्ने की खेती का विस्थापन हो रहा है। पहले तो उत्तर भारत में होता था, लेकिन अब क्या है, दक्षिण भारत में भी हो रहा। हमने क्या बताया था? उष्णकटिबंधीय फसल, उपोष्णकटिबंधीय भी फसल है। इसको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे दक्षिण भारत में अनुकूल जलवायु होती है गन्ने के लिए। काली मिट्टी का क्षेत्र है यहाँ, नमी संरक्षण की क्षमता होती है, ट्यूबवेल सिंचाई का विकास होने के कारण चीनी उद्योग का स्थानांतरण हो गया है। ठीक है, तो ये जो रीजन्स हैं कि दक्षिण विस्थापित क्यों हुई, तो ये ध्यान रखना, उष्णकटिबंधीय वहाँ की जलवायु, काली मिट्टी का क्षेत्र, नमी संरक्षण क्षमता, ट्यूबवेल की सिंचाई का विकास, गन्ने की उच्च उत्पादकता, साथ में शर्करा की भी मात्रा होती है। कहाँ पे? उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में। ठीक है, चलिए, तो ब्राजील के बाद अगर चीनी उत्पादन में देखा जाए तो भारत दूसरा स्थान रखता है। ब्राजील में होता है, उसके बाद होता है भारत में, फिर होता है आपका चीन में भी, है ना। तो ब्राजील, भारत और चीन, ये हैं 3 देश जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के रूप में आते हैं। ठीक है, अब चीनी उत्पादक राज्य की हम बात करें तो महाराष्ट्र भी इसमें है, उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है। तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन चीनी का किया जाता है। ठीक है ना। फिर भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। तो दूसरा ये है सबसे बड़ा, तो पहला कौन सा होगा? कपास उद्योग, है ना। तो दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है गन्ना या चीनी। तो फिर कपास सबसे बड़ा है, क्योंकि दूसरा नहीं तो पहला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, तो नाम है उसका कपास। ठीक, आगे है सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य के बारे में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश आएगा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इसमें शामिल रहेंगे।
ये देखिए प्रश्न आया हुआ है पहले, ठीक है। तो शक्कर नगर की बात हो रही, शक्कर नगर जो है चीनी उत्पादन केंद्र है। शक्कर नगर के बारे में बात करें तो शक्कर नगर, शक्कर मतलब चीनी, तो उसी के उत्पादन का केंद्र होगा ये। और ये कहाँ पे है इस समय? तेलंगाना में स्थित है, ठीक है ना। ये चीजें हो गई, ठीक है। चलिए ये वीडियो आज तो लग रहा है बहुत छोटी वीडियो बनेगी, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना कि ये वीडियो आप अगर पूरे नहीं देखते हैं तो इसमें फ़ायदा नुकसान आपका है, इसलिए इसको ज़रूर देखा करिए आप लोग, ठीक है। हमें कल एक प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए, और प्रश्न क्या रहेगा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ठीक है, या फिर इसको छोड़ते हैं, हमें बताना है कि खाद्यान्नों को जो सुरक्षित भंडारण किया जाता है जब, तो उस समय उनकी सापेक्षिक आर्द्रता कितनी होती है, ये है आज का प्रश्न, ठीक है। और ये प्रश्न अगर बताए और किसने ये मानक तय किया है ये भी बता दिए तो समझिए कि बढ़िया, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, अगली वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।